हाँ, तो कल के लास्ट वीडियो में अपन ने आधुनिक मानव यानी मॉडर्न ह्यूमन स्टार्ट कर दिया था टॉपिक। उसी में कंटिन्यू एक चीज़ और है, उसी पैराग्राफ में ही नीचे लिखा हुआ है आपके, और उसके अंदर अपन ने ये भी पढ़ लिया था, दो मॉडल पढ़ लिए थे, दोनों मॉडल कंप्लीट हो गए। अब आज की जो बात है उससे थोड़ी पहले की है, मतलब कि जो आदि मानव था, मतलब जो अर्ली मैन था, पहले जो मानव था वो क्या खाता था, बेसिकली भोजन क्या करता था, वो बहुत ज़रूरी। या फिर भोजन तो चलो ठीक है वो करता था, वो अपने थोड़ा बहुत वहाँ पर 80-20 का रेशियो पढ़ लिया था कि 80% वो ये फल फ्रूट्स वगैरह खाता था, वेजिटेशन, और 20% वो मीट मांस खाता था। लेकिन अब ये कि वो जो भोजन करता था वो कितनी टाइप्स हैं, कैसे कैसे करता था। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 4 जो तरीके अपने आपकी बुक में दे रखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना कि आदिकालीन मानव की भोजन प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। प्रोसीजर क्या था फूड का उनका, हाउ डिड अर्ली मैन प्रोसिक्योर हिज फूड, एक्सप्लेन, उनको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ईजी है, अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। देखो खूब सारे बच्चे कह रहे थे कि एमसीक्यूज जो क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं आपको, लेकिन देखो हमेशा ध्यान रखो, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, सिविल सर्विसेज भी करोगे तो प्रीलिम्स होता है एग्जाम मेन से पहले, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक्स थोड़ी पढ़ते अपन थ्योरी हैं, थ्योरी में से एमसीक्यूज बनते हैं। इसलिए थ्योरी को मजबूत करो, चाहे एमसीक्यूज आओ, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आओ, चाहे मैच द फॉलोइंग आओ, चाहे 2 मार्क्स में आओ, चाहे कैसे भी आ जाओ, चाहे 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आओ, वो इन नोट्स से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन चल रहे हैं अपन, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे वो क्या पूछेगा, जैसे ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिस्टम जो पहले के लोग अपना फूड में नहीं करते थे, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, या फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, या फिर प्लेस जगह का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी मजबूत करो, हालांकि बाद में अपन एमसीक्यूज भी करेंगे, ये वाली बात है। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन कि जो आदिकालीन मानव था वो वैसे कई तरीकों से भोजन जुटाते थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो निम्नलिखित है, वो अपन देख रहे हैं। यानी कि अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन्ड फूड थ्रू ए नंबर ऑफ वेज सच एज, उनमें से कोई 3-4 अपन पढ़ लेते हैं। पहला संग्रहण, यानी कि गैदरिंग। ठीक है, गैदरिंग या संग्रहण का मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह यानी इनको कलेक्ट करके मतलब खाना इकट्ठा करना। यानी संग्रहण का मतलब ये है, इसके अंदर आपको 2 लाइन लिखनी है जो बुक के अंदर है, कि संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे कि बीज, गुठलियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल था, वो संग्रहण कहलाता है। अलग से भी आ सकता है, अलग से आ जाए गैदरिंग क्या है, इतना सा आ जाए तो भी आपको आंसर, मतलब आपको बुक में नहीं पता चलेगा कहाँ से कहाँ लिखना है, कितना पढ़ना, वो पढ़ने स्टडी करने से पता चलता है। तो बहुत टाइम सेविंग हो जाएगी, सीधा याद करना, बने बनाए नोट्स हैं आपके। तो ध्यान से समझते रहो कि गैदरिंग वुड इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट्स, फूड सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, ये सब इसके अंदर दिया, तो शानदार आंसर बन गया। फिर दूसरी वो करते थे अपमार्जन। ठीक है, स्कैवनिंग, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था जब अपन ने स्टार्टिंग में, आई थिंक फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 पढ़ा था, उसके अंदर ये वाले शब्द मैं लिखे भी थे उस टाइम। तो ये वही है कि अपमार्जन क्या है। देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पर लिखा हंटिंग। ठीक है, हंटिंग से पहले की प्रोसेस है ना, वो अपमार्जन है। ध्यान से सुनना है आपको, हंटिंग का मतलब शिकार। वो यहाँ तक शिकार नहीं करना जानते थे, यहाँ तक शिकार नहीं करना जानेंगे तो फिर क्या करते थे, वो कैसे खाते थे कि जैसे या तो कोई नेचुरली कोई जानवर मर गया भाई, जैसे कोई ऐसे कोई बाढ़, भूकंप, या कैसे भी कर लो कि किसी जानवर की मौत हो गई, तो वो उसको क्या करते थे, नोच के उसको, जैसे मरी हुई बॉडी को नोच के ऐसे ही रगड़ा के मतलब उसमें कुछ खा लेते थे उससे जो मिलता था, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि शिकार भी कर सकते हैं वगैरह, उनके माइंड में नहीं थी। वही वाली बात है, वो स्कैवनिंग कहलाती है। मतलब कि आदिकालीन होमिनिड तो सीरीज है ये, तो आदिकालीन होमिनिड मार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों, अच्छा देखो यहाँ पर एक वर्ड है रसदखोरी। तो रसदखोरी मैंने कहा था ना, जो भोजन की तलाश में, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वीडियो में बता दी, ये वाली बातें बता दी। ठीक है, तो रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस या मज्जा का मतलब ये भी ब्लड जैसा होता है, खून का थोड़ा मोटी मोटी सी परत जो होती है, लेयर, उसको खुरुच के निकालने लगे। तो जानवर अपने आप, अब वो कैसे मिलेंगे जानवर इनको, तो या तो कुछ जानवर अपने आप मर जाते थे, या फिर कोई बड़ा जानवर उसको मार देता, छोटे वालों को, तो भी ये खा लेते। आपस में लड़ने से भी जानवर मर जाते हैं, तो भी इनका भोजन हो जाता कुल मिला के। तो निकालने लगे, जो जानवर अपने आप मर जाते या फिर किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे, उनको फिर ये खुरुच के खा लेते और पेट भर जाता है इनका। यानी कि अर्ली ह्यूमनिड्स केप्ट या फिर फॉर मीट एंड मेरो फ्रॉम मीट एंड मेरो। ठीक है, मज़ा, मेरो का मतलब मज़ा होता है, मीट तो मांस होता ही है। द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स दैट हैड डाइड नेचुरली, या तो अपने आप मर जाता था, या फिर हैड बिन किल्ड बाय अनदर
प्रीडेटर्स, ठीक है। और फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये और क्या खाते थे। तो ये देखो ऐसा भी है कि जो पहले के होमिनिड थे, पूर्व होमिनिड, छोटे स्तनपाई जानवर जो होते हैं ना, जो छोटे स्तनपाई जानवर होते हैं छोटे छोटे, लाइक चूहे हो गए, छछूंदर हो गया, छछूंदर जैसे कृतंग होते हैं वो, या फिर पक्षी हो गए, पक्षियों के अंडे वगैरह खाते थे, सरीसृप हो गए, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते थे, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आप 2-4 एग्जाम्पल लिख दोगे तो ठीक हो जाएगा कि स्मॉल मैमल्स सच एज रोडेंट्स, बर्ड्स, ठीक है, रेप्टिल्स एंड इवन इंसेक्ट्स वर ईटन बाय अर्ली ह्यूमनिड्स। ये कुछ बातें जो इजीली सी है, आराम से लिख दोगे आप। फिर है शिकार। अब शिकार आ गया। यहाँ तक तो वो शिकार करना नहीं जानते थे, मरे मरे जानवर खाते थे, लेकिन अब इनके माइंड में शिकार करने की बात समझ में आने लग गई। तो शिकार करने का टाइम पीरियड हिंदी वाली बुक में हो सकता है गलत है, यहाँ 50,000 लिखा हो, जबकि 5 लाख साल वर्ष पहले की बात है ये। तो शिकार लगभग 5 लाख, ये 5 जीरो आगे, मतलब 5 लाख साल पहले शुरू हुआ, यानी कि हंटिंग जो प्रॉब्ली बिगन लेटर अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो, लगभग 5 साल पहले। ये टाइम पीरियड भी अलग से पूछा जा सकता है कि शिकार कब शुरू हुआ, तो 5 लाख वर्ष पूर्व। फिर योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपाई जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों पर मिलता है। मतलब कि अपनी कैसे कह सकते हैं कि 5 लाख पहले शिकार हुआ था, तो कुछ साक्ष्य मिले हैं, ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं। जैसे कि कहाँ मिले थे, एक तो मिला था और वह है दक्षिणी इंग्लैंड में एक जगह का नाम है बॉक्स ग्रोव, वो तो मिला है 5 लाख साल पहले का। एक है जर्मनी के अंदर है सोनिंजन, ठीक है, ये नी है, सोनिंजन ऊपर बिंदी भी है, सोनिंजन में वो 4 लाख साल पहले का कुछ एविडेंस अपन को मिला है, साक्ष्य मिला है। इसका मतलब पक्का हो गया। तो ध्यान रखना कि द अर्लीस्ट क्लियर एविडेंस फॉर द डेलिब्रेट प्लांट हंटिंग एंड बचरी ऑफ लार्ज मैमल्स कम्स फ्रॉम 2 साइट्स। और वो कौन कौन सी है, एक तो बॉक्स ग्रोव इन सदर्न इंग्लैंड जो कि 5 लाख साल पहले का है, और एंड स्कनिंजन इन जर्मनी जो 4 लाख साल पहले का है। शोनिंजन जगह का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बात आती है फिशिंग। तो ये जरूर याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी 2 जगह हंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हंटिंग का मतलब शिकार करने के 2 साक्ष्य कब कहाँ मिले और उनका टाइम पीरियड तो इजी है, 5 लाख और 4 लाख। तो जर्मनी वाले में तो 4 लाख है और इस इंग्लैंड वाले में 5 लाख, याद रख लेना, ठीक है। फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना भी उनका काम था, चौथा जो है खाने बनाने का सिस्टम। तो मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का अच्छा महत्वपूर्ण तरीका था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियाँ मिलने से पता चलता है, ठीक है। फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज इन एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स एट डिफरेंट साइट्स। बहुत जगह मछली की हड्डियाँ मिली, इसका मतलब देखो ये जितनी बातें इनका एविडेंस है, सिवाय इसको छोड़ के गैदरिंग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है। संग्रहण का कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि वो फ्रूट्स ऐसा खाते थे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बिल्कुल भी, क्योंकि फ्रूट्स के क्या साक्ष्य मिलेंगे। हाँ, कोई 1-2 जगह रेयर जगह ये जो पेड़ पौधे वगैरह होता है इनकी कुछ चीज़ें मिली है, रूट्स वगैरह, बाकी इसमें तो सिर्फ कल्पना की जा सकती है, बाकी इन सब के साक्ष्य एविडेंस मिल गए हैं। तो ऐसा है कि ये ऐसा खाना बनाते होंगे या फिर इस तरीके से भोजन अपना करते होंगे, ठीक है, ये बात है। एक वेरी इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन है कि जो प्रारंभिक मानव था उसके निवास स्थानों के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। ये तो खाने की बात होगी, ये रहने की बात है, और रहते कैसे थे, क्या कैसे घर होते थे। तो डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस, वो अपन देखते हैं। तो वो भी इजी है कि 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हुआ। अब ये भी अपन ने कल बात पढ़ी थी कि ये खुले मैदानों में या गुफाओं में रहते थे, खुले मैदानों में नहीं रहते थे, गुफाओं वगैरह में रहते थे। या फिर ये पूछ ले कि गुफाओं में कब रहने लगे, तो वो टाइम पीरियड भी याद कर लेना, 4 लाख से 1,25,000 लगभग साल वर्ष पहले, ठीक है, रहने लगे। और अब ये साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, इस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं यूरोप में। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरातत्व स्थल है, मतलब जो खोजबीन होते हैं वो खोज करने वाले उनको मिला है वहाँ पर एविडेंस, ठीक है। तो बिटवीन 4 लाख to 1,25,000 ईयर्स अगो केव्स एंड ओपन एयर साइट्स बिगन टू बी यूज्ड। हालांकि इससे पहले ये ओपन एरियाज में भी नहीं रहते थे, घाटियों में रहते थे, लेकिन 1,25,000 के समथिंग ये ओपन एरिया, मतलब जहाँ खुली हवा थी वहाँ पर भी रहने लग गए, ठीक है। तो ये हो गया बिगन टू बी यूज्ड। एविडेंस की बात करें तो एविडेंस फॉर दिस कम्स फ्रॉम साइट इन यूरोप।
एक बात तो ये होगी, पॉइंट बना के लिखना है इसमें, ठीक है। दूसरा है दक्षिणी फ्रांस के अंदर एक मिली है गुफा। दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार जो 12 बाई 4 मीटर की है। ऐसा मान लो कि 12 की लंबाई और 4 की चौड़ाई, 12x4 का मतलब 12 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत जैसे कि फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों, जिसका 1-2 का नाम भी लिखा हुआ है, ट्राउच, पर्च और कार्प, ये पै है कार्प, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। तो ईजी है कि एक गुफा थी, लेजरेट गुफा, ठीक है। कहाँ पर? फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस है, साउथ फ्रांस। वहाँ एक गुफा मिली है 12 बाई 4 की, उसके अंदर चूल्हे भी हैं और कुछ ये इनके पक्षियों के अंडे, बीज वगैरह ये भी वहाँ पर मछलियों के वगैरह मिले हैं। तो ऐसा है कि वो भी इस तरीके से रहते होंगे। और मतलब कि यहाँ एक छोटी सी बात आपके माइंड में आ रही होगी कि ये जो यहाँ पर जो इनके मिले अंदर इतने चूल्हे मिलने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर शायद आग का आविष्कार कर चुके होंगे, मतलब भोजन को पका के खाने लगे होंगे। ये चीज़ भी है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। लेजरेट, in the Leजरेट cave in southern France, in 12 by 4 meter shelter was built against the cave wall, ठीक है। इनसाइड, अंदर की बात करें इसमें क्या मिला, तो इनसाइड इट वर 2 हर्ट्स, मतलब इसको चूल्हे होते हैं ये हर्ट्स जो भी है, एंड एविडेंस ऑफ डिफरेंट फूड सोर्सेस, उसमें क्या क्या, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, बर्ड्स, एग एंड फ्रेश वाटर फिश, जो 1-2 उसके नाम भी लिख देना, ट्राउट, पर्च एंड कार्प। अगली बात करते हैं अपन, वो है कि एक और पुरास्थल मिला है वहाँ पर, मतलब एक और ऐसा साइट मिली है दक्षिणी फ्रांस की बात है ये भी। दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा आमटा, समुद्र तट के पास में ये टेरा आमटा, इस टेरा आमटा की मैं बात करूँगा। टेरा आमटा एक झोंपड़ी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बातें इसके अंदर भी, कैसी बनी हुई है, कैसे रखी है, उसके बारे में एक क्वेश्चन लूँगा मैं अभी आगे। अभी इतना सा लिखेंगे कि टेरा आमटा में घास फूस की और लकड़ी की छत वाली एक कच्ची कमज़ोर झोंपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। मौसमी प्रवास का मतलब ये है कि वो कच्ची झोंपड़ियाँ होती थी, सर्दी के अंदर उसको चारों ओर से कवर कर लेते थे, और जब गर्मी धूप होती थी तो ये साइडों के जो होते थे वो ओपन कर लेते थे बस, बाकी छत रखते थे गर्मियों में, और विंटर जब होता कवर कर लेते चारों ओर से एक स्थायी, ताकि वो टेम्परेरी होती, जब भी मन किया दूसरी जगह चले गए। एंड अनदर साइट टेरा आमाटा ऑन द कोस्ट ऑफ साउथर्न फ्रांस, फ्लिम्जी, FLIMSY, ठीक है। फ्लिम्जी शेल्टर्स विथ रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रासेस वर बिल्ट फॉर शॉर्ट टर्म सीजनल विजिट्स, ठीक है। ये तो इजी है, मतलब सीजनल होती थी, थोड़े टाइम के लिए बनाते थे, अस्थायी। एक और मिला एविडेंस केन्या के अंदर, केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्ट फ्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। ध्यान रखना, केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो उसमें स्वार्ट फ्रांस, ठीक है। तो पीसेज ऑफ बैक्ड क्ले एंड ब्रंट बोन अलॉन्ग विथ स्टोन टूल्स डेटेड बिटवीन, अगर टाइम पीरियड की बात की जाए डेटेड, तो वो है 14 लाख एंड 10 लाख हैव बीन फाउंड एट, इसकी ये देख लेना आप इस पूरे प्रोनाउंसिएशन, चेसोवांजा वो केन्या के अंदर है, और आपके ये स्वार्ट क्रांस साउथ अफ्रीका के अंदर है। यहाँ पर क्या मिला है, एक तो चिकनी मिट्टी, वो भी पकी हुई, इसका मतलब यहाँ तक ये जो लोग हैं वो आग का आविष्कार कर चुके थे, पक्की पकाई चीज़ें खाने लगे थे, मतलब पका के खाने लगे थे, ये बातें हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो ये झोंपड़ी मिली है ना, कच्ची झोंपड़ियाँ मिली है, ये झोंपड़ियों के साइड में इनको खड़ा करने के लिए पत्थरों का यूज़ किया है इन्होंने। इसका मतलब यहाँ पर पत्थर की भी खोज हो चुकी है, तो पत्थर और आग दोनों की खोज ये कर चुके हैं। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लेने वाला हूँ, वो भी सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि इनके टाइम पर तो पूछता है, तो वो पूछेगा पत्थर का आविष्कार कब हो गया, ठीक है, या फिर आग का कब हो गया। ये सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो थोड़ी सी इमेज बना लो, 2-4 एविडेंस इसके लिख देना है, तो मतलब उनका रहने का पता चल जाएगा। और खाने की तो चारों की चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भले एक एक लाइन लिखो, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। हाँ, अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, आपके एग्जाम आना फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें अपन ने बहुत तगड़ी तगड़ी ली है। पहली बात तो ये कि टेरा आमाटा की झोंपड़ी की क्या विशेषताएं, राइट द फीचर्स ऑफ, या फिर व्हाट इज द फीचर्स ऑफ टेरा आमाटा,
तो टेरामाटा हट आगे लिख देना, टेरामाटा हट। जो टेरामाटा झोंपड़ी थी उसकी क्या खास बात है वो अपन को लिखना है, ठीक है। हालांकि थोड़ी बहुत अपन इसके बारे में जान चुके, लेकिन अलग से भी आ सकते हैं टेरामाटा वाली झोंपड़ी। तो एक तो खास बात ये थी कि ये फ्रांस में दिया जाता है, उस टाइम बता दिया मैंने ना, फ्रांस के जो समुद्र मतलब बीच का जो इलाका है, बीच जो होते हैं समुद्र, फ्रांस में समुद्र तट पर स्थित टेरामाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ी मिली है, ठीक है। लकड़ी की छत बनी और कच्ची कमजोर जो अस्थायी टेम्परेरी बनाते थे रहने के लिए, यानी कि इन फ्रांस फ्लिम्जी, ठीक है, FLIMS, उस टाइम मैंने बताई थी स्पेलिंग। शेल्टर्स विद रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रासेस हैज़ बिन फाउंड इन टेरामाटा, ठीक है, लोकेटेड ऑन द बीच, मतलब वो समुद्र तट के आसपास किनारों पर ये बनी होती थी, ठीक है। अब ये बात तो चलो ठीक है, अपने पहले ही पढ़ ली। अब एक नई चीज़ है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके जो किनारे होते थे ना, मतलब जैसे झोंपड़ी बनी हुई है तो उस झोंपड़ी को सहारा देने के लिए, मतलब जैसे उसके चारों ओर बाउंड्री मान लो कि जैसे अगर ये हैं तो ये वाली बाउंड्री, इसके ऊपर झोंपड़ी रखी हुई होगी ऐसे, है ना। तो यहाँ जो ये बाउंड्री जो होती है ना, ये पत्थरों की बनी हुई होती थी, ठीक है। पत्थरों का मतलब इसको सहारा दिया जाता था। ध्यान से समझना कि इसके जो किनारे हैं, इसके किनारे जो हैं ये किनारे, इस किनारों को पत्थर के सहारे खड़ा किया गया है, ठीक है। और फर्श पर बिखरे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग बैठने के लिए या फिर औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर ये जो फर्श है ये, इसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर रख दिए ऐसे ठीक ठाक, जिसके ऊपर बैठ भी जाते हैं। अपने भी घरों में, सिटीज़ में तो नहीं, लेकिन गाँव में फार्म हाउस वगैरह पे अपने, वहाँ पर आपने देखे होंगे ऐसी कोई झोंपड़ियाँ बना देते हैं, या फिर किसान खेतों में बनाते हैं, वहाँ पर पत्थर रख देते हैं, लोग बाग बैठ जाते हैं, या पेड़ पौधे के नीचे भी बैठ जाते हैं। वो वैसे ही बैठने के लिए, या फिर ये उस टाइम पर बैठने के लिए भी काम में लेते थे, और उस पर गढ़ाई करते थे, औजार भी बनाते थे। अभी वो भी बताऊँगा कैसे बनाते थे, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि लोकेटेड हो गया। द लार्ज स्टोन बोल्डर्स वर यूज टू सपोर्ट द साइड्स ऑफ द हट, ठीक है, और झोंपड़ी को सहारा देने के लिए। फिर द स्मॉल स्कैटर्स ऑफ स्टोन ऑन द फ्लोर वर प्लेसेस वेयर पीपल मेड स्टोन टूल्स, ठीक है, वो बैठ जाते थे या फिर कुछ औजार वगैरह बनाते रहते थे पत्थरों के, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, हाँ ये हो गया। इस झोंपड़ी में एक चूल्हा भी मिला है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ए हर्थ इज ऑल्सो फाउंड इन दिस हट, ठीक है, और जिससे पता चलता है कि आग का समुचित और नियंत्रण प्रयोग किया जाने लग गया। इसका मतलब यहाँ पर ये विच शोज दैट प्रॉपर एंड कंट्रोल ऑफ फायर वॉज बीइंग यूज्ड। इसका मतलब ये प्रॉपर तरीके से सीख गए कि आग का यूज कैसे करना है। और अगर अपन यहाँ नीचे चूल्हा नहीं बनाएंगे, सीधी करेंगे, तो ये झोंपड़ी में आग भी लग सकती है। तो मतलब ये प्रॉपर कंट्रोल करना भी सीख गए, प्रॉपर यूज भी सीख गए आग का, फायर का। अब मेरी एक बात सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, MCQs। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि चूल्हे का प्रयोग कब किया जाने लगा। तो टाइम पीरियड मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवा दिया था, अगर फिर भी लिखना चाहते हो तो 1,25,000, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। 1,25,000 कहीं साइड में लिख लेना इसी क्वेश्चन में, लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 1,25,000 लाख ईयर्स अगो। यानी कि ये पूछेगा चूल्हे का प्रयोग, तो चूल्हे का प्रयोग हुआ था 1,25,000, झोंपड़ी वाली बात 1,25,000 वाली बात है, तो 1,25,000 लाख वर्ष पूर्व हर यानी कि चूल्हे का प्रयोग होने लग गया था। एक बात, पहली बार ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है पक्का, ठीक है। और पत्थरों वाली बात तो मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है। और अब है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कि पत्थर के औजारों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है और ये औजार किस मानव प्रजाति ने बनाए हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पत्थर है, वेयर वॉज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टोन्स बीन फाउंड एंड विच ह्यूमन स्पीसीज मेड दोज टूल्स। यानी कि हजारों स्टोन मिले हैं, तो ये जो जितने भी किस स्पेसीज ने बनाए हैं और ये कहाँ मिले हैं। बेसिकली आपको ये जानना है कि जो स्टोन मिला है वो कहाँ मिला है, और दूसरा किस स्पेसीज, यानी स्पेसीज का मतलब होता है किस प्रजाति ने बनाए हैं। वो मैंने आपको स्टार्ट में चार्ट बनवाया था ना, उनमें से किसने बनाए। दो क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं कि पत्थर के औजारों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला। ये भी MCQs तैयार हो रहे हैं आपके। देश का नाम है इथियोपिया और केन्या, यहाँ से मिले सबसे पहले पत्थर का स्टोन मिले यहाँ पर, ठीक है। एविडेंस मिला, अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम्स फ्रॉम साइट्स इन इथियोपिया एंड केन्या, याद रह जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दो कंट्री के नाम है, इथियोपिया और केन्या, यहाँ से मिले। फिर इसने पूछा कि प्रजाति कौन सी थी, स्पेसीज कौन से थे, तो वो थे ये औजार
ऑस्ट्रेलोपिथिकस, मैंने लिखवाया था ना ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वेरी गुड। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्रजाति ने बनाए थे। अर्लीस्ट स्टोन टूल्स मेकर्स वर दस ऑस्ट्रेलोपिथिकस। याद हो जाएगा। दो बातें, इथोपिया और केन्या देश के अंदर सबसे पहले पत्थर के मिले हैं और ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति स्पेसीज ने इसको बनाए हैं, ठीक है। और झोंपड़ी के अंदर जो चूल्हा मिला है, हर्ष मिला है, वो 1,25,000 लाख वर्ष पूर्व मिला है चूल्हे का प्रयोग, मतलब या फिर आग का प्रयोग भी उसी टाइम माना जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मैंने एक चीज़ और लिखी है, वो इस क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख लो, भले अलग से याद कर लेना ये वाली बात। ये जो 2.5-3 लाइन है इसको अलग से याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अलग से, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें कि लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो हंटिंग करना पहले नहीं जानते थे, पहले ये मरे मराए को ऐसे खाते थे वो सब। अब 35,000 साल पहले इन्होंने क्या थोड़ा कुछ टेक्निक बनाना शुरू करें। टेक्निक कैसे आएगी, क्योंकि जैसे ही औजार बने ना तो मारने वाला काम ईजी हो गया, जानवरों का शिकार करना ईजी हो गया, वही वाली बात है। तो उसमें सुधार हुआ। अबाउट 35,000 ईयर्स अगो इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्निक्स फॉर किलिंग एनिमल्स। फिर इसमें क्या हुआ कि इस बात की प्रमाण कैसे अपन कैसे मान लें कि ये ऐसा हुआ था। तो देखो, इस बात की प्रमाण हमें फेंक कर मारने वाले भालों व तीर कमान जैसे औजार के प्रयोग से मिलते हैं, ठीक है। फेंक कर मारने वाले भाला भी मैं कुछ डायग्राम दिखाऊंगा आपको, उनसे पता चलता है कि हाँ ये ऐसा काम करते थे जिससे शिकार इजी हो जाता था। तो किलिंग एनिमल्स आर एविडेंट फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स सच एज स्पीड थ्रोवर्स एंड द बो एंड एरो, ठीक है। ये सब तो इसमें क्या होगा कि तीर कमान जैसे मिलते हैं, और जो भाला प्रक्षेप यंत्र है इसके प्रयोग से शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंकने में समर्थ हुआ। यानी कि वो इसको भाला जब उसके पास आएगा तो ऐसे तो जिसके पास में रहता तभी मार सकता था, लेकिन अगर भाला मिल गया तो बहुत लंबी दूर पर वो फेंक के शिकार कर सकता है। इंग्लिश के अंदर ये लाइन नहीं लिखी थी, मैंने लिख दी है, तो जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आते ही उनके लिए बहुत नुकसान होने वाला। ध्यान से समझ जाना, स्क्रीनशॉट लेने वाले हमेशा अगर लेना भी हो ना तो वीडियो एंड होता है ना तब लिया करो, लास्ट वाला, ठीक है। हालांकि मैं तो कहता हूँ नहीं लेना चाहिए, वो आप ही का नुकसान है, लेकिन बता रहा हूँ फिर भी सचेत कर दूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जिसने स्क्रीनशॉट लेके घर चला गया वो तो फिर यहाँ से कि ये वाला लाइन छूट जाएगी उसके। तो ये लाइन ये थी कि भाला जो ये प्रक्षेप यंत्र मिला है इससे क्या होगा, शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंक सकता है। द यूज ऑफ द स्पीड थ्रोवर इनेबल हंटर्स टू हर्ल HURL हर्ल SPEAR स्पीयर्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें मैं अलग अलग एक एक औजार की बात करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है पंच ब्लेड तकनीक। क्या है, व्हाट इज पंच ब्लेड टेक्निक? 5 ब्लेड की एक टेक्निक है। हालांकि ये मत सोचो कि ब्लेड होती थी उस टाइम, ब्लेड जैसा वो लकड़ी के पत्थरों के औजार बनाते थे और उनको घिस के इसने शेप दे देते कि वो ब्लेड की तरह काम करती। तो उस टाइम की पंच ब्लेड बड़ी शानदार चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक लास्ट वाली 5वीं बात जो है ना, वो तो मतलब इतनी प्यारी है कि इंग्रेविंग ऑन बोन, मतलब हड्डियों के ऊपर भी चित्रकारी कर देते थे ये लोग, बड़ी हड्डियों से, और मतलब बहुत हड्डी पर नक्काशी करना बहुत बड़ी चीज़ है ये। जैसे अपने बीकानेर बाड़मेर साइड में ऊँटों के ऊपर भी बनाते हैं, उनकी ऊपर उनकी बालों से देखा होगा, बहुत शानदार शानदार डिज़ाइन बनाई जाती है, नक्काशी की जाती है। वैसे ही ये करते थे। नक्काशी का मतलब उसके ऊपर डायग्राम बना देना, बहुत गजब की टेक्निक उस टाइम की। पहली बात तो ये, एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। द टैप ऑफ ए लार्जर पेबल इज रिमूव्ड यूजिंग ए हैमर स्टोन। डायग्राम देखो ये ऐसा है। अगर मैं बना के बताना चाहूँ तो आपको बता देता हूँ कि सपोज ऐसा कोई पत्थर होता था, ऐसा है ना, ऊपर से नुकीला, ठीक है, ये ऊपर से नुकीला होगी ये वाला। इसको क्या करेंगे, हथौड़े की सहायता से इस ऊपर वाले पोर्शन को ही हटा देंगे, जैसा आपको डायग्राम में भी दिख ही रहा है। तो इस ऊपर वाले पोर्शन को हथौड़े से हटा देंगे तो पीछे ये वाला पोर्शन बचेगा, ये ऐसा, ठीक है। और गांव के अंदर कोई बच्चा गया हुआ है, स्टूडेंट गए हुए हैं, तो वो जानते होंगे, आप में से कोई गांव अगर जानते हो तो, या फिर आपने गांव के अंदर या आसपास में सिटीज़ में तो कम मिलते हैं, ये हथौड़े वाले जो लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उनके पास घन होता है, इसे बोलते हैं घन, ठीक है, घन बोलते हैं, घन बोल दो इसको, घन लोहे का होता है जिसके ऊपर हथौड़े से मार मार के, और जो अपने ये कुल्हाड़ियाँ हैं या फिर छोटे मोटे जो लोहे के औजार होते हैं वो इसके ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये क्या करते थे, ऊपर नुकीली चीज़ थी, तीखी तीखी, इसको हटा देते, पीछे ये बचता। ये उस टाइम का घन था जिसके ऊपर किसी चीज़ को पीट के मार के शेप देते थे, ठीक है। तो पहली बात समझ में आ गई। पहला काम करेंगे, इस ऊपर वाले पोर्शन को हटा देंगे, ठीक है। तो हटाते ही क्या बन जाएगा, चपटी सतह बन जाएगी। ये देखो बिल्कुल चपटी सतह बन जाएगी हटाने के बाद। सेकंड बात कर रहा हूँ मैं,
ठीक है। इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच का मतलब इसके ऊपर प्रहार किया जाता है, या तो बोल दो प्रहार मंच या फिर बोल दो घन कहा जाता है। जैसा आपको इस डायग्राम दिख रहा है, देखो दूसरा डायग्राम देखो, इसके ऊपर आपको बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा, ठीक है। हटाने के बाद जो पीछे बच रहा हुआ है, ठीक है। द प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड द श्रिंकिंग प्लेटफॉर्म। या फिर आप देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छा एग्जाम्पल होता है, और करके घन भी लिख सकते हो, GHAN घन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा आंसर बनता है। अपन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपन अपने ऑनवर्ड्स में लिख के आ सकते हैं घन, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हो, जो कॉपी चेक करने वाले होंगे अपने जैसे ही लोग हैं, अच्छा बजाय अच्छा आंसर माना जाता है उसको, ठीक है। ये है तीसरा। अब दो काम तो हो गए, इसको हटा दिया, ये फ्लैट पीटने वाला मिल गया इनको। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता था। अब इनके पास उस टाइम भाई लोहा तो था नहीं, लोहे का भी प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर का इन्होंने रिसर्च किया है। अब हड्डियों की कोई चीज़ लेते थे ऐसे, ठीक है, उसी को हथौड़े की तरह यूज़ करते, इसके ऊपर हड्डियों की जो हथौड़ा जैसा होता था उससे मारते थे इसके ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि हड्डी या सींग, कोई जानवर के, मजबूत जानवर के सींग जो होता था ना, उससे सींग से बने हुए पंच बोल दो चाहे हथौड़ा बोल दो, उसकी सहायता से इसके ऊपर प्रहार करते थे। दिस इज देम स्ट्रंग यूजिंग ए हैमर या फिर ए पंच मेड ऑफ बोन या फिर एंटलर, ANTLER, ठीक है, या सींग बोल दो चाहे बोन, और वो हो गया। नेक्स्ट है, इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह, अच्छा वो तीसरा डायग्राम भी देख लो, ठीक है, ये तीसरा डायग्राम आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे की। इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग किया जा सकता है, अथवा उनसे एक तरह की छेनी जानते हो? देखो होता क्या है कि जब ये बार बार इसके पत्थर के ऊपर मारेंगे उस हड्डी की हथौड़े को, तो वो एकदम बिल्कुल आगे से नुकीला कर लेंगे मार मार के, और वो उस टाइम की छेनी बन जाती है। छेनी भी जानते होंगे, अपने मकान का कभी काम देखा हो करते हुए कारीगर को, तो एक लोहे की छेनी होती है ना, ऐसी छेनी होती है लोहे की, आगे से थोड़ी सी नुकीली पतली होती है, बाकी थोड़ा ये मजबूत होता है, और इस जगह मारा जाता है हथौड़े से। तो जैसे कोई पट्टी वगैरह होती है, पत्थर वगैरह, उसको ऐसे आराम से वो फोड़ लेते हैं कारीगर, टुकड़े कर लेते हैं, वो उसे बोलते हैं छेनी, ठीक है। तो उस टाइम की ये हड्डियों से बार बार पीट के छेनी या चाकू बना लेते थे, ठीक है ना, इजी है, समझो आराम से। चाकू की तरह प्रयोग किया जाता है या फिर उससे एक तरह की छेनियाँ बन जाती है जिससे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। अब वो छेनी बन गई। अब जो हड्डी होगी ना, अब मेरी बात सुनना, जैसे चाकू होता है, चाकू से भी किसी भी चीज़ को ऐसे खरोच सकते हैं क्योंकि वो नुकीला होता है, आगे से तीखा होता है। वैसे ही ये क्या करते हैं, उस हड्डी को इसके ऊपर मारते तो वो भी आगे से नुकीली या तीखी हो जाती, छेनी जैसी। फिर ये हड्डी होती थी ना, कोई भी हड्डी ले ली, सपोज ये एक हड्डी है, इस हड्डी के ऊपर क्या करते थे, ऐसे कोई कलाकृतियाँ बनाते, इसको डिज़ाइन बनाते, ठीक है, ऐसे डिज़ाइन बनाते थे, क्योंकि वो नुकीली तो हो गई, तो उस हड्डी के ऊपर बनाते, हड्डी को खरोंच के। ये देखो ऐसा डायग्राम, आप अभी पांचों बताऊंगा, नक्काशी बोलते हैं उसको। ये जैसा आपको ये पांचवा डायग्राम दिख रहा है नक्काशी वाला, यानी इंग्रेविंग ऑन बोन, यानी कि हड्डी पर नक्काशी करना। ये जो डायग्राम है इसके ऊपर आप आराम से देखना, इसके अंदर इस हड्डी के ऊपर नक्काशी करी हुई, डिज़ाइन बनी हुई, बहुत ही प्यारी प्यारी से, ये इसी से बनाते थे, ठीक है। नंबर 4 इंग्लिश बोल देता हूँ। दिस लीड्स टू प्रोडक्शन of blades that can be used as knives or modified into serve as chisels or burins, which could be used to engrave bone, antler, ivory or food, ठीक है। इसको जो भी प्रोनाउंसिएशन और देख लेना आप, ये सब बातें आपके बहुत काम की हैं। इससे क्या होता है कि उस टाइम की अपन को पता चलता है कि उस टाइम कैसे लोग अपना जो है ये टेक्निक यूज़ करते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 पॉइंट बना के लिखना है, और एक कोशिश करना कि इसके पाँचों के पाँचों डायग्राम आप बना के आओ। ऐसा नहीं है पाँचों हड्डी जैसा बना देना, ऊपर छोटे मोटे को कलाकृति बना देना, लेकिन इन 5 डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना आप। ये आपको एग्जाम में बना के आना है डायग्राम, ठीक है। अगर एग्जाम आ जाए क्वेश्चन तो बना के आना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, सिले हुए कपड़ों का पहला साक्ष्य कितना पुराना है। हाउ ओल्ड इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सन क्लॉथिंग, यानी कि जो कपड़े सिले उनका सबसे, वो 21,000 वर्ष पुराना है, 21,000 वर्ष पुराना, ठीक है। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य कब मिला था? 21,000 वर्ष पूर्व। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सन क्लॉथिंग कम्स फ्रॉम अबाउट 21,000 ईयर्स अगो। बस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारी बातें हैं, पत्थरों का यूज़ कब हुआ था, चूल्हे का यूज़ कब हुआ था सबसे पहले, और सिले हुए कपड़ों का यूज़ कब हुआ था, ये सीधे सीधे MCQs है। औजारों के निर्माण के बाद प्रारंभिक मानव में क्या परिवर्तन आए? व्हाट चेंजेस अकर्ड इन अर्ली ह्यूमंस आफ्टर द क्रिएशन ऑफ टूल्स।
देखो पहले ये कैसे मांस खाते थे, मैंने आपको बताया था, ऐसे खरोंच खरोंच खा लेते थे, लेकिन अब इनके पास औजार आ गया। औजार आ गया मतलब ये बना लेते थे ऐसे हड्डियों से। तो अब ये पत्थरों से, अब ये क्या करेंगे, अब जब मांस खाएंगे तो पहले तो मांस सीधा खा लेते थे, छोटी मोटी हड्डी बीच में आ जाती है ऐसे ही, लेकिन अब ये हड्डियों को भी बाहर फेंक देंगे, हड्डियों को हटाना सीख जाएंगे, मांस को ऊपर से साफ करना सीख जाएंगे। ये बहुत सारे इनमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, कि मांस को साफ किया जाने लगा, उनमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। फिर दिमाग आ गया इनके अंदर, इनके पास आग भी थी या फिर धूप मान लो, कैसे मान लो, उनको उसको सुखाना भी सीख, पहले साफ कर लेते फिर उसको सुखा लेते। सूखने से क्या होता था कि उसको 1-2 दिन लंबा स्टोर कर रख लेते और फिर खाते थे। यानी द मीट thus obtained was probably processed by removing the bones followed by drying, smoking and storage. The trapping of fur bearing animals, ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने, to use the fur for clothing बताऊंगा, and the invention of sewing needles, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हड्डियाँ निकाल देते फिर उसे सुखा देते और सेंकते हुए सुरक्षित रख लेते, वो बात ठीक है। सेंकते हुए का मतलब क्योंकि इनके पास आग भी आ गई थी तो उसमें सेंक लेते, स्टोर हो जाता, वो भी ठीक है। अब समूरदार जानवर, समूरदार मतलब छोटे छोटे, आप देख सकते हो ये ऐसा जानवर होते थे जो कभी अगर नहीं देखे हो, उनके ऊपर क्या होती है, ऐसे जानवर जिनके ऊपर थोड़ी थोड़ी वो मतलब ये खाल के ऊपर बाल से होते हैं, ठीक है, और इसको ये क्या करने लग जाएंगे, फिर इन जानवरों को पकड़ लेते और उनके रोएदार खाल जो होती थी, इनके ऊपर रोएं होती है इनकी स्किन पर, उसको कपड़े की तरह प्रयोग करते और सिलने के लिए सुई का भी आविष्कार इन्होंने कर लिया था इस टाइम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें। सुई कैसे, कि इन्हीं औजारों की हड्डियों से सुई बना लेते और वो सुई के छेद करके उसे धागे की तरह यूज़ करते, और ये जो ऐसे जानवर होते थे इनकी खाल से कपड़े बनने लग गए। तो काफ़ी इसमें चेंजेस भी इन लोगों में आया। तो आई थिंक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। 47 तक अपन पहुंच चुके हैं। रोज़ाना याद करना होना बाहर बन जाएगा। 2 या 3 वीडियो के अंदर अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत शानदार है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ओके।